हाँ जी, तो उसके बाद हमने एक ड्रग देख ली थी जिसको हमने बोला था थायोसाइनेट। थायोसाइनेट। उसके बाद हम दूसरी ड्रग की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। अब ये क्या काम करता है? प्रोपाइल थायोयूरेसिल एक बहुत ही जो है ना ख़राब काम करता है। क्या करता है? परऑक्सीडेज को जाके इनहिबिट कर देता है। पर ऑक्सीडेज में पता है बहुत सारे काम कर रहा होता है, तो जो जो काम परऑक्सीडेज कर रहा था पहले, अब वो काम नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करा देती हूँ कि परऑक्सीडेज से काम क्या क्या थे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। परऑक्सीडेज के फंक्शन। परऑक्सीडेज का पहला फंक्शन तो यही था कि इसने ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन कराना। ठीक है, आयोडाइड आयन की ऑक्सीडेशन करा के उसको किस में कन्वर्ट कराना है? आयोडीन के अंदर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन करा रहा था। उसके बाद सेकेंड इसका फंक्शन था ऑर्गेनिफिकेशन कराना, यानी आयोडीन और थायरोग्लोबुलिन को मिला के इसने जो है यहाँ पे मोनो आयोडोटेरोसिन और डायडोटेरोसिन बनाना है। ठीक है, तो सेकेंड इसका फंक्शन क्या था? ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, और इसका थर्ड फंक्शन था कपलिंग के अंदर भी, कि जब ये दोनों बन जाते हैं तो उनको कपल करा के T3 T4 हमने बनाना है। तो लास्ट वन इसका है कपलिंग। कपलिंग किस तरह की? मोनो आयोडोटेरोसिन डायडो को मिलाकर इसने T3 बनाना है और दो डायडोटेरोसिन को मिलाकर इसने T4 बनाना है। ठीक है, तो ये दो इसके कपलिंग रिएक्शन हो गए कि एक T3 बनाने के लिए, दूसरे T4 बनाने के लिए। तो ये परऑक्सीडेज के फंक्शन है। जब यहाँ पे प्रोपाइल थायोयूरेसिल आएगा तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? स्टॉप, जिसकी वजह से क्या होगा? थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन हो जाएगी कम। जब थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी तो जैसा कि पहले हमने थायोसाइनेट के अंदर देखा था, ये भी जाके TSH पर नेगेटिव फीडबैक काम नहीं कर रहा होगा, जिसकी वजह से TSH कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहेगा और यहाँ पे भी गॉइटर ही हमें नज़र आ रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें गॉइटर ही मिलेगा जब हम यूज़ करते हैं प्रोपाइल थायोयूरेसिल को। उसके बाद हमारी लास्ट एंड फाइनल ड्रग है आयोडाइड्स। आयोडाइड्स का मतलब है जैसे कि मिथाइल आयोडाइड है, यानी कि आयोडीन के साथ कोई भी कंपाउंड अटैच है, जैसे कि ये मिथाइल आयोडाइड है। ये मिथाइल आयोडाइड जो है ना कम्पिटिटिव इनहिबिशन कराती है आयोडीन की, जिसकी वजह से ना आयोडीन की ट्रैपिंग हो सकेगी। अगर ट्रैपिंग हो भी जाए तो इस जगह पर वो आयोडीन की जगह ये आयोडाइड जाकर मिल जाएंगे, यानी कि वो हर जगह पर, इवन कि इस जगह पर भी और ये थायरोग्लोबुलिन की जगह पर भी जाके ना ये इनहिबिट कर देती है इसकी वजह से इसको, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें यहाँ पे T3 एंड T4 की कमी मिलेगी, बल्कि एक और चीज़ जो इन सबसे डिफरेंट है वो ये है कि थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी कम हो जाएगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का साइज़ भी कम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बाकी के अंदर हमें गॉइटर नज़र आ रहा था, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज़ नज़र आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये हर चीज़ को इनहिबिट कर रही है जाके, ये थायरोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन को भी कम कर रही है, की वजह से हमें यहाँ पे साइज़ कम मिल रहा है। ठीक है, हमारी ये जो है ना रेगुलेशन अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तीन ड्रग्स भी हमने, हार्मोनल रेगुलेशन भी देख ली। ये फीडबैक तो आपको पता चल गई ना कि रेगुलेशन अगर हार्मोनल भी देखें तो इसके अंदर एक तो ये डायरेक्ट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनके थ्रू, और दूसरा फीडबैक जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू भी हो जाएगी। उसके बाद हमारा थर्ड हमने क्या कहा था कि हमने इनके फंक्शन देखने हैं, तो वो जिनोमिक और नॉन जिनोमिक दो तरह के हैं। सही है, तो इसका फंक्शन तभी हमें नज़र आएगा ना जब ये ब्लड से जो है इधर सेल की तरफ आएगा, सेल के अंदर आएगा, टिश्यू के अंदर आएगा, अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ आएगा। तो अब ये जो पहले हम थोड़ी सी ब्लड के अंदर इनकी बात कर लेते हैं। ब्लड के अंदर जो है ये थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, यानी कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ अटैच होता है, तो उसके अंदर कौन सी आ जाती हैं? थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन और थायरॉक्सिन बाइंडिंग एल्ब्यूमिन, ये सिंपल एल्ब्यूमिन, ये इन तीन चीज़ों के साथ यहाँ पे अटैच होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको याद रखना। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके अलावा थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो आपने इसको याद रखना। अच्छा, अब इनकी ये बात कर लेते हैं कि बाइंडिंग अफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि T4 की अफिनिटी जो है इन प्लाज्मा प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये काफ़ी देर तक यहाँ पर इनके साथ अटैच रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी देर तक इनके साथ अटैच रहते हैं तो इसका लेटेंट पीरियड जो होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। लेटेंट पीरियड का मतलब है कि जब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है या हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं हार्मोन, तो
जितने टाइम के लिए ये फंक्शन नहीं कर रहा होता, ये आराम से बैठा होता है, यानी कि ये इस अपनी प्रोटीन के साथ अटैच फॉर्म के अंदर रहेगा, उसे हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। तो इनके लेटेंट पीरियड के अंदर भी फ़र्क है, क्योंकि अफिनिटी का फ़र्क है। T4 जो है इसकी अफिनिटी क्योंकि ज़्यादा है, तो इसका लेटेंट पीरियड काफ़ी ज़्यादा होगा। मैं जगह वैसे यहाँ पे कम पड़ रही है, लेकिन मैंने यहाँ आपको बता देती हूँ छोटा छोटा करके। तो अगर हम T3 एंड T4 की बात करें, ठीक है, T4 की अफिनिटी ज़्यादा है, इसका लेटेंट पीरियड ज़्यादा होगा, तकरीबन 2 to 3 डेज़ होते हैं इसका लेटेंट पीरियड, तब तक ये कोई काम नहीं कर रहा था। अगर हम थायरॉक्सिन की ट्राईआइडोथायरोनिन की बात करें तो इसका सिर्फ 6 से 12 आवर्स होता है, ठीक है, ये डेज़ के अंदर और ये आवर्स के अंदर। अगर हम देखें कि अपनी पीक तक कब पहुँचे, यानी कि अपने मैक्सिमम फंक्शन करना कब स्टार्ट करते हैं, तो जो थायरॉक्सिन है वो 10 से 12 दिन के अंदर जो है ना अपना मैक्सिमम फंक्शन पर आ जाते हैं, और ये 2 से 3 दिन जब तक कि उसका लेटेंट पीरियड चल रहा होता है तब इसका मैक्सिमम फंक्शन भी आ चुका होता है। यानी कि ये रैपिड है, लेकिन इसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट नहीं हमें नज़र आता। ये शॉर्ट टर्म और रैपिड है, जबकि ये जो है इसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो हाफ़ लाइफ है वो हमें 15 डेज़ नज़र आती है, तो यानी कि उसके बाद इसकी एक्टिविटी जो है हाफ़ हो जाती है, और बाकी ये कि ये 2 मंथ तक भी इसका ना फंक्शन हो सकता है, जबकि ये बहुत कम दिनों तक इसका फंक्शन रहता है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी होगा थोड़ा सा। अफिनिटी का डिफरेंस आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये डिफरेंस होगी इनके अंदर। उसके बाद अब ये तो ब्लड के अंदर इनकी ये बात थी, उसके बाद जब ये सेल के अंदर आएंगे तब भी ये इंट्रा सेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, वहाँ पर भी अफिनिटी T4 की हमें ज़्यादा ही नज़र आती है और T3 की कम नज़र आती है। अल्दो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, हमने इधर इनके इफेक्ट्स की तरफ आना है। इनका इफेक्ट क्या होगा T3 एंड T4 जो है, क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स हैं, इसलिए भी ये स्लोली एक्ट करते हैं और ये जाकर न्यूक्लियस पर एक्ट करते हैं। हमने ये बात पढ़ी हुई कि जो लिपिड सोल्यूबल होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, लिपिड सोल्यूबल है तभी क्रॉस कर लेंगे और जाके न्यूक्लियस के अंदर जाके इनका इफेक्ट होगा। कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर उनका इफेक्ट होता है, कुछ जो है न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। तो ये ऐसे लिपिड सोल्यूबल हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाकर DNA पर एक्ट करते हैं। तो ये जी मैं ये शो करने लगी हूँ कि हमारे पास ये 2 हार्मोन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। ब्लड से हमने T4 लिया और T3 लिया। मैंने आपको बताया था कि T4 भी कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर। क्यों? वजह यह है कि T3 की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए T4 पहले T3 में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये दोनों जो है ना सेल मेम्ब्रेन को पास करते हैं और अंदर की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे भी आया, यहाँ पे मैंने होल शो नहीं किया, तो यहाँ पे जी हमारे पास T3 आ जाएगा, मेनली T3 के फॉर्म के अंदर आएगा। T3 क्या करता है, ये हमारे पास DNA। हम बताएं कि जो जीन है, जीन से पहले जो है जो रिस्पॉन्स एलिमेंट्स कुछ पड़े होते हैं, वो रिस्पॉन्स एलिमेंट जब एक्टिवेट होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स एलिमेंट इसलिए पड़े होते हैं ताकि अगर हार्मोन के थ्रू रेगुलेशन होनी है तो हार्मोन इस पर जाके एक्टिवेट करे, जिसकी वजह से जीन की रेगुलेशन हो। तो यहाँ पे ये जो इतना सा रीजन मैंने दिखाया हुआ है ना, ये रिस्पॉन्स एलिमेंट है। रिस्पॉन्स एलिमेंट पर 2 चीज़ें पड़ी होती हैं, एक तो ये थायराइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर, जिसे थायराइड हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, और दूसरी यहाँ पे रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर पड़े होते हैं, यानी यहाँ पर आके रेटिनोइक एसिड ने अटैच होना होता है और यहाँ पर आकर T3 ने अटैच होना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें बन गई, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, ठीक है, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, उसके ऊपर ये रेटिनोइक एसिड, यहाँ पे ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर ऊपर थायराइड, तो एक टेट्रामर बन जाता है। जब ये टेट्रामर बनता है तब ये जाकर ये जो रिस्पॉन्स एलिमेंट है, थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट, पूरा नहीं मैं लिख रही, थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जो थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट एक्टिवेट होता है, सिंथेसिस कराता है, जीन एक्सप्रेशन कराता है, और मैसेंजर RNA हमारे पास बन जाता है। मैसेंजर RNA फिर बाहर आता है और ये सिंथेसिस कराता है किसकी, थायराइड हार्मोन की, थायराइड हार्मोन की कह रही हूँ, डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराते हैं। और डिफरेंट प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। तो ये हमारा जीनोमिक रिस्पॉन्स इस तरह से होता है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कि फ़ंक्शन कौन कौन से परफॉर्म होते हुए हैं इन प्रोटीन से। अभी दूसरा हम, ये कौन सा था, जीनोमिक, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये जीनोमिक इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। और दूसरा इसका आ जाता है नॉन जीनोमिक। नॉन जीनोमिक जिन ऑर्गन्स पर इसका इफेक्ट होता है वो भी आपने याद रखने हैं, वो भी क्वेश्चन आ जाता है, MCQs में आ जाता है। तो ये नॉन जीनोमिक इफेक्ट हमें इसका हार्ट पर नज़र आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर नज़र आता है, और थर्ड वन हमें एडिपोज टिश्यू पर नज़र आता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है, हार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड और एडिपोज टिश्यू।
इन पर इनका नॉन जीनोमिक इफेक्ट नजर आता है। अब नॉन जीनोमिक रिस्पॉन्स जो इफेक्ट है वो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसके अंदर आ जाता है कि ये जो हमने CMP के थ्रू, जैसे कि TSH चेक करा था ना CMP के थ्रू, उसी तरह से ये भी जो है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के थ्रू एक कर रहा होता है। ये बाज़ औक़ात आइंस की कंसनट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसको चेंज करा देता है, आइंस को बाहर की तरफ मूव करा देता है, कुछ चैनल्स बनवा देते हैं, ठीक है। तो ये आइंस के थ्रू इसका आइंस की कंसनट्रेशन को चेंज कराते हैं। और थर्ड वन जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा देता है सेलुलर लेवल पर, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसके 3 इफेक्ट जो है नॉन जीनोमिक हैं और ये हार्ट पिट्यूटरी एडिपोज टिश्यू पर होते हैं। और उनके सब सेलुलर ऑर्गन देखें तो सेल मेम्ब्रेन पर, डिफरेंट ऑर्गन जो होती हैं साइटोसैलिक ऑर्गेनेलीज उन पर जाके करते हैं। तो इसका ये काम होता है। अब जो है ना हम इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन हम 11-12 इतने इसके फंक्शन देखेंगे किस तरह से इसका फंक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं यहाँ पे बाउंड्री बना देती हूँ, ठीक है। इधर जो है ना हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करने लगे हैं। हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम दोबारा से शुरू करने लगे हैं। पहले जो है हम इसका सेलुलर एक्टिविटी पर फंक्शन देखते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन क्या है, सेलुलर एक्टिविटी पर, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटी पर ये क्या काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देता है। और इसका सब मतलब माइटोकॉन्ड्रिया देखो, ये जो थायराइड हार्मोन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो रेट चल रहा होता है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो उसको बढ़ा देता है। एक तो होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नेचुरली हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। लेकिन एक ऐसा होता है कि हम रेस्टिंग स्टेट के अंदर होते हैं तब भी हमारा मेटाबॉलिज्म अगर बढ़ जाए तो थायराइड हार्मोन की वजह से नजर आ रहा होता है। तो अब ये किस तरह से इफेक्ट करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो ये है कि ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस पम्प जो है ना उसको उसके नंबर को बढ़ा देता है। जब सोडियम पोटाशियम एटीपेस पम्प ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर वो ज़्यादा यूज़ होंगे तो आपको पता है कि सोडियम पोटाशियम एटीपेस के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। जब एनर्जी का यूजेज ज़्यादा होगा तो हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तभी अगर हम हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट देखें तो हम ये कहते हैं कि वो जो स्वेटिंग है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो उनका ये जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की एबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि हमने लास्ट में क्लिनिकल्स भी करने हैं। तो मैं फंक्शन के साथ साथ आपको बताऊंगी कि अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है और कम हो जाए तो क्या होता है। तो मैं बताया कि अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो क्या होता है, ये हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये वाले फंक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो वो पेशेंट जो है वो हीट से जो है ना उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। और अगर कम हो जाए तो जाहिर है वो कोल्ड को बेयर नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। तो हाइपो में आपने रखना है कोल्ड को बेयर नहीं कर पा रहा होता। नेक्स्ट हमने देखना है ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हार्मोन जो है ना ग्रोथ को करा रहा होता है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ करा रहा होता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी पेशेंट के अंदर हो जाए तो उसका सेरिब्रम जो है उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रही होती। हाँ, अगर उसकी सही टाइम पर ट्रीटमेंट कर दी जाए, 1-2 हफ्ते के अंदर इसका ट्रीटमेंट कर दी जाए बेबी की, तो तब मेंटल ग्रोथ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर देर हो जाए तो फिर वो जो है ना मेंटली रिटार्डेड रहता है और फिजिकल ग्रोथ भी उससे काफ़ी कम होती है। लेकिन ऐसे पेशेंट, अगर मैं हाइपरथायराइडिज्म की बात करूँ, अगर बच्चों के अंदर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो इनके अंदर ये होता है कि छोटी उम्र के अंदर, तो क्योंकि ये हार्मोन जो है ना हमारी बोन्स की काफ़ी ज़्यादा लेंथनिंग करा रहा होता है और बोन्स की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करा रहा होता है। तो यहाँ पे हमें पता है 2 बोन्स के दरमियान क्या होती है, एपिफाइसिस डेवलप होती है। तो बचपन के अंदर तो ये क्या होता है, बोन की ग्रोथ करा देता है। बोन की ग्रोथ के साथ साथ ये एपिफाइसिस को भी जोड़ देते हैं छोटी उम्र के अंदर भी। तो एक बच्चा जो बचपन में लग रहा होता है कि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये बोन की ग्रोथ बहुत जल्दी करा रहता है वक्त से पहले, तो लेकिन लेट इन लाइफ जो है ना एपिफाइसिस क्योंकि इसने पहले ही जोड़ दी, वो भी वक्त से पहले जोड़ दी, तो ग्रोथ बेबी की जो है वो सही से, बच्चे की सही से नहीं हो पाएगी और फाइनल लाइफ के अंदर उसकी हाइट जो है वो कम नजर आएगी। आल्दो वो बचपन के अंदर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हाइट इसकी होगी, ठीक है। तो ये हाइपो और हाइपर के कंडीशन के अंदर ये होता है, सही है। उसके बाद तो ये याद रखिए कि फिजिकल प्लस मेंटल दोनों ग्रोथ इसके अंदर हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि हम जो कार्ब, फैट और विटामिन है ना उसको हम साइड पे कर देते हैं, उसको हम अभी देखते हैं। अभी हम जनरल इनके ना देखते हैं कि क्या क्या हमें इफेक्ट नज़र आते हैं। पहले हम BMR देख लेते हैं, ठीक है। BMR हमें पता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है ना बढ़ा देता है। और अगर हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट के अंदर हो जाए तो ये 60 से 100 टाइम्स भी इसको बढ़ा सकता है। और अगर हाइपो हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में भी हो सकता है, 20 से 50 तक भी जा सकता है। लेकिन ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को हाइपर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके हमने देखा था हीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। उसके बाद 4th हम इसका फंक्शन देखते हैं स्लीप के ऊपर।
देखिए एक पर्सन के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा हो रहा है उसका और ये जो है न्यूरोनल एक्टिविटी पर भी इनका इफेक्ट होता है। जब हम इसका सीएनएस पर इफेक्ट देखेंगे तो ये न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी भी करा रहा होता है। तो वो पेशेंट जिनके अंदर हाइपरथायराइडिज्म है उनके अंदर क्योंकि न्यूरोनल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो पेशेंट जो है वो सो नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमारा जब ब्रेन शट डाउन होगा तभी हमें नींद आती है, क्योंकि इनके अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट न्यूरोनल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर हमें क्या होता है, इंसोम्निया होता है ना, जिसके अंदर नींद नहीं आ रही होती, तो इंसोम्निया हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका मसल के ऊपर इफेक्ट। और बाकी अगर आप देखें अगर हाइपोथायराइडिज्म होगी तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्लगिश होगा, क्योंकि उसका और वो स्लीप भी बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, सोलेमनेस उसके अंदर हो जाएगी। अगर हाइपो होगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, सोलेमनेस। सोलेमनेस का मतलब है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोता है, 12 से 14 से 15 घंटे तक भी ये सो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसकी तरफ आ रहे थे, हमारे मसल की तरफ। तो ये जो है ना, ये मसल ये जब आप मसल का आपको तब समझ आएगा जब हम ना प्रोटीन देखेंगे। मसल जो है ये जो थायराइड हार्मोन है ना, ये एक्चुअली पहले तो मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि हमें पता है कि ये रेट को बढ़ाता है, ये एटीपी स्पॉम को बढ़ा देता है, ये ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है। जब ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा मसल को तो ज़ाहिर है वो फंक्शनल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये मसल को काफ़ी विगर बना देते हैं अगर इसकी नॉर्मल अमाउंट में इंक्रीज़ हो। ठीक है, अगर नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन इसकी होने लग जाए तो फिर इसके इफेक्ट हमें क्या नज़र आते हैं, ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन भी करा रहा होता है साथ साथ, क्योंकि मसल भी एक प्रोटीन है, तो मसल क्या हो जाती है, वीकनेस। तो अगर तो नॉर्मल में हो तो हमारे लिए अच्छा है, हम एक्टिव बनाते हैं पर्सन को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो फिर क्या होता है, ये मसल की वीकनेस करा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, कहाँ तक थे हम, 6 तक अब आ गए हैं। इसका सेक्शुअल फंक्शन पर हम इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है, सेक्शुअल फंक्शन पर इसका इफ़ेक्ट अगर हम मेंस के अंदर देखें तो लॉस ऑफ लिबिडो हमें नज़र आता है, यानी कि सेक्शुअल ड्राइव जो है ना इन पर्सनस के अंदर कम हो जाती है। और अगर कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में कम हो जाए तो इसमें हमें नज़र आती है इंपॉर्टेंस मेल के अंदर देखें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। और फीमेल के अंदर इसका काफ़ी अजीब सा इफेक्ट होता है, पोलीमोनूरिया, एमोनूरिया, इस तरह के काफ़ी जो है ना वो इफ़ेक्ट्स, यानी कि वो इतने वेल डिफाइन नहीं है कि वो किस तरह से फीमेल्स के अंदर इफेक्ट नज़र आते हैं। बहरहाल अगर इसके अमाउंट कम हो जाए ना हाइपोथायराइडिज्म, तो वहाँ पे सेक्शुअल फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही होती, तो सेक्शुअल फंक्शन का इसका ये इफेक्ट है। उसके बाद जो है हम अब आ जाते हैं हम हमारे सीएनएस पर। ठीक है, सीएनएस पर इसका क्या इफेक्ट है, सीएनएस पर ये है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिनेशन भी कराते हैं, उनकी ब्रांचिंग भी कराते हैं, उनके नंबर को भी बढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब इसका काफ़ी पोटेंट इफेक्ट होता है कि हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट करें। लेकिन अगर अगर हाइपरथायराइडिज्म एक पर्सन के अंदर हो जाए तो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी भी करा रहा होता है, तो न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपरथायराइडिज्म जब हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है तो उसके अंदर हमें क्या नजर आएगा, पर्सन हमेशा एक्सट्रीमली वरी रहेगा, उसकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, एंग्जाइटी, उसे स्लीप, क्योंकि वो बंदा सही से सो भी नहीं पा रहा होता तो उसको बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स भी आएंगे। ठीक है, अजीब सी कंडीशन जिसे पैरानोइक होता है ना, पैरानोइक का मतलब ये होता है कि वो पर्सन को ना डिल्यूजन्स अजीब से आते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है बाकी लोगों से, दूसरे लोगों से फजूल में उसे जेलसी भी हो रही होती है, यानी कि ये बहुत अजीब सी कंडीशन होती है हाइपरथायराइडिज्म के केस के अंदर। और अगर डेफिनेटली अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो सीएनएस की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक है, सही नहीं हो पाती। उसके बाद जो है हम इसके ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट देख लेते हैं। अच्छा, जीआईटी पर तो हमारा रह ही गया। जीआईटी पर इसका इफेक्ट, जीआईटी पर इसका इफेक्ट क्या होता है कि वहाँ जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, मेन इफेक्ट मोटिलिटी को भी बढ़ा देता है और साथ में सक्रीशन को भी बढ़ा देता है। तो आप खुद देखें कि अगर जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ती है थायराइड हार्मोन से, तो ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपरथायराइडिज्म होगा, जीआईटी की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जाहिर है वहाँ पर हमें डायरिया नज़र आएगा। और जब हाइपोथायराइडिज्म देखेंगे तो मोटिलिटी होगी नहीं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन नज़र आएगी। तो साथ साथ मैं आपको सिम्टम्स भी याद करवा रही हूँ हाइपर और हाइपो के। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोटिलिटी। अच्छा, उसके बाद जी हम किस पर आते हैं, हम अपने हार्ट पर आते हैं। ठीक है, सीवीएस, सीएनएस पर हमने देख लिया, अब हम किस पर आ रहे हैं, सीवीएस पर। सीवीएस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, सीवीएस पर ये होता है कि ये हार्ट रेट को भी बढ़ा रहा होता है, क्योंकि अब देखिए हमने कहा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या कराता है, थायराइड हार्मोन बढ़ा देता है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा मतलब कि एनर्जी की नीड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की नीड बढ़ेगी तो जाहिर है ब्लड फ्लो टुवर्ड द हार्ट और टुवर्ड द बॉडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो भी बढ़ना चाहिए, हार्ट रेट भी बढ़ना चाहिए और हार्ट की स्ट्रेंथ को भी बढ़ना चाहिए।
ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्ट स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके अलावा रेस्पायरेशन रेट भी बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो रेस्पायरेटरी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन जो है ना हमें CVS के अंदर नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो हार्ट की डेवलपमेंट भी यानी उसकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी कर देते हैं। तो हाइपर मतलब कि वो जिसके अंदर हार्ट बड़ा हो जाता है ना, तो वो भी हो जाएगा, कार्डियोमेगाली जिसे कहते हैं वो भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इसका एंडोक्राइन, हमारा 10th वाला आ गया एंडोक्राइन पर, ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर इसका इफेक्ट जो है वो यही है कि हमारे ग्लैंड्स की सेक्रेशन को बढ़ा देता है, क्योंकि इसने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है, तो सारे ग्लैंड की सेक्रेशन को बढ़ा देगा, जैसे कि इंसुलिन की सेक्रेशन को बढ़ा देगा, ग्लूकागॉन की सेक्रेशन को बढ़ा देगा। तो बहुत सारे हार्मोन्स की ये सेक्रेशन को जो है वो बढ़ा देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे बॉडी वेट की तरफ। तो ये जो है ना बॉडी वेट वाला भी आपको तब समझ आएगा, चलो साथ साथ हम कर लेते हैं। देखिए ये जो है ना इसका काम होता है, अगर हम थायराइड हार्मोन का जनरल फंक्शन देखें तो इसने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है, इसने फैट की मोबिलाइजेशन को बढ़ा देना है, और इसने प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है। कार्ब के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का मतलब है कि इसने कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, उसकी डिग्रेडेशन को भी बढ़ाना है। प्रोटीन के भी बिल्कुल सेम, इसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा और इसकी डिग्रेडेशन को भी बढ़ाएगा। लेकिन फ़ैट पर इसका ये काम होता है कि फ़ैट की सिर्फ और सिर्फ मोबिलाइजेशन बढ़ाता है, फ़ैट की अमाउंट को कम कर रहा होता है। तो इसका ये फंक्शन भी हो सकता है कि हमें वेट लॉस पर्सन के अंदर नजर आता है, लेकिन इतना ज़्यादा वेट लॉस हमें नहीं नज़र आ रहा था जिसके अंदर हाइपरथायराइडिज्म होता है। वजह इसकी ये है कि जैसे ये अगर फैट मोबिलाइजेशन भी बढ़ा रहा है तो साथ साथ ये एपीटाइट को भी बढ़ा रहा होता है। तो जब एपीटाइट बढ़ेगी तो पर्सन ज़्यादा खाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से अगर लॉस भी हुआ है तो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा होता है फ़ैट के अंदर। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th फंक्शन जिसके लिए हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे वो कौन सा है? अच्छा, वो है हमारे स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन्स पर, यानी कि कार्ब्स पर, फैट्स पर, प्रोटीन्स पर, वाइटामिन्स पर, ठीक है। ये हमने पढ़ने हैं, ये हमारा लास्ट वाला फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट का मैंने कहा कि ये कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को बढ़ा देता है, यानी कि ये GIT से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, GIT से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, सेलुलर अपटेक को बढ़ाएगा, ठीक है, सेल ज़्यादा लेगा उसको, सेलुलर अपटेक ज़्यादा, तो साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस को भी बढ़ाएगा। अब क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को अगर ये डिस्ट्रॉय कर रहा है तो साथ साथ इसने ग्लूकोज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो साथ साथ उसने प्रोड्यूस भी कराना है, तो उसके लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ठीक है। जो भी सारे आपको ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस आते हैं ना, ये उन सबको बढ़ा देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा रहा है तो साथ में ये ग्लाइकोजेनेसिस को भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट जो है ना हमें कार्बोहाइड्रेट पर इसके नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा इसके जो भी कार्बोहाइड्रेट के लिए हार्मोन्स वगैरह है ना, ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्लाइकोलाइसिस कराएगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, TC साइकिल को बढ़ाएगा, तो वो सारे इसके अंदर होते हैं। फैट के अंदर मैंने आपको बोला कि मतलब जो फैट्स होते हैं ना उनकी मोबिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं। फैट की अगर मोबिलाइजेशन होगी, जो भी एसिड्स होते हैं, फैट की मोबिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो फ्री फैटी एसिड बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। अगर फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो फिर बीटा ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी फ्री फैटी एसिड का लेवल हमें ज़्यादा ही नज़र आ रहा होता है। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो उसके अंदर हमें फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन हमें क्या नज़र आ रहा होता है? अच्छा, इस चीज़ को भी छोड़ो, ये फ्री फैटी एसिड को ज़्यादा बढ़ाता है, बीटा ऑक्सीडेशन कराता है, साथ साथ ये जो है हमारे टैग्स को तोड़ कर ये बना रहा होता है ना फ्री फैटी एसिड, तो टैग का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से फॉस्फोलिपिड्स का भी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि उसको भी ये तोड़ रहा होता है। और हमारे कोलेस्ट्रोल का लेवल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है, फ्री फैटी एसिड का लेवल बेशक बढ़ जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि ये भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, टैग, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, तो ये भी बढ़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये टैग्स को कम कराता है, फॉस्फोलिपिड्स को कम कराता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कराता है। तभी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम हाइपोथायराइडिज्म देखेंगे, मैं आपको उसकी कंडीशन बताऊँगी, तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगी, दूसरा CVS पर जो नॉर्मली हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा था, वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस्कीमिया के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। आपने ये भी बात याद रखनी है। उसके बाद हम प्रोटीन की तरफ आते हैं। प्रोटीन के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों को बढ़ाएगा, तो इसको तो छोड़ दे, बस कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों बढ़ाएगा। और दूसरा वाइटामिन। अब वाइटामिन के ऊपर क्या आता है? देखिए, ये हमने कहा है कि डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स के अंदर ये एंजाइम्स भी होंगे, और एंजाइम्स को वाइटामिन चाहिए होते हैं एज ए कोएंजाइम, तो ये वाइटामिन की यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देते हैं। तो अगर हम किसी पर्सन को थायराइड हार्मोन इंजेक्ट करें तो साथ साथ हमें वाइटामिन भी उसे देने चाहिए,
ठीक है, ताकि वहाँ पे विटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो यूटिलाइजेशन भी कराता है विटामिन्स की। तो ये जी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसके क्लिनिकल्स।